हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेगमेंट जियोलॉजी का 6 पार्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। यह जानकारी हमें मिली है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर के द्वारा। यह मुझे बहुत रोचक लगी और आप सबको भी रोचक लगेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, खास तौर से यूपीएससी में। तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में भी साझा किया जाए। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करती हूँ। आइए चलिए कहानी के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने अरिस्टोटल यानी अरस्तु का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने मूल 4 तत्व बताए हैं। उनका नाम चलिए जानते हैं। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। अब जब बात की तो वे वास्तव में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विचारों का विस्तार ही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्थ नाम के एक चिंतक हुए। उनका जो टाइम है ईसा पूर्व 636-446। इनका विचार था कि सारी सृष्टि जल से निर्मित हुई है, यानी जल से निर्माण हुआ है। लेकिन एक अन्य विद्वान का मानना था, उनका नाम है एनाक्सीमेनस और उनका टाइम है ईसा पूर्व 610 से 547। उनका कहना था कि सृष्टि की उत्पत्ति वायु से हुई है। अब हेराक्लिटस नाम के एक और विचारक थे। इनका जो टाइम है वो निश्चित नहीं है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति अग्नि से मानते थे। एरिस्टोटल ने अपने इन तमाम पूर्ववर्ती विद्वानों की धारणाओं का समन्वय किया। यह एक बात ध्यान में रखने की है कि इन ग्रीक विद्वानों की पुस्तकें, इनका लिखा हमें पूरा का पूरा बिल्कुल नहीं मिलता। अधिकांश के बारे में हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के विद्वान के उद्धरणों या ये जब चर्चाएं किया करते होंगे आदि के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारा साहित्य इसके संबंध में नष्ट हो चुका है। जो उपलब्ध है केवल उसके आधार पर वर्तमान विद्वान कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब जितनी जानकारी है उनको उसके द्वारा वो जोड़कर बताने का प्रयास करते हैं। ग्रीक सभ्यता के बाद रोमन सभ्यता के विद्वानों ने ज्ञान को बढ़ाया, पर आगे चलकर उसमें भी बहुत सारा विलुप्त हो गया। जब अरबों ने यूरोप पर आक्रमण किया तो वे यूरोप के ज्ञान को हिब्रू और अरबी भाषा में ले आए। किस भाषा में ले आए? हिब्रू और अरबी भाषा में। हमें बहुत कुछ जानकारी मूल स्रोतों से नहीं बल्कि भाई अनुवादों से मिलती है। अब जो अनुवाद है दूसरे किसी ने किया, ट्रांसलेट करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू वो ट्रांसलेट हो गया, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। पर अब हमें जो उपलब्ध है उसी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब दूसरी बात कि एरिस्टोटल हो या अन्य विद्वान हो, बात के भी रोमन या अन्य यूरोपीय विद्वान हो, उन्होंने सभी प्राकृतिक विज्ञानों पर लिखा। उस काल में
यह क्या कहा जाता था कि यह फिजिक्स वाला है, वह केमिस्ट्री वाला है, या यह बायोलॉजी वाला। ऐसा वर्गीकरण नहीं होता था जैसा कि आज के टाइम में है। फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। इसका मतलब आज के टाइम में क्लासिफिकेशन है, उस टाइम ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया था। उनके लिखे में से जितने का संबंध जियोलॉजी से है, केवल उतना ही हमारे मतलब का है। उन लोगों ने जो जियोलॉजी के बारे में यानी बताया है, उसी से हमारा मतलब है। एरिस्टोटल ने जैसे 4 मूल तत्वों का जिक्र किया, वैसे 2 वाष्पों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कहीं जमीन है और कहीं पानी है। जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो 2 प्रकार के वाष्प बनते हैं। पानी गर्म होकर भाप बनता है। बिल्कुल सही है, आप लोग पानी गर्म करते होंगे तो भाप बनता है कि नहीं बनता है। उन्होंने उसे नम वाष्प कहा है। जो गर्म पानी करते हैं और भाप बनता है उसको उन्होंने नम वाष्प कहा। वह ऊपर उठकर बादल बनता है। सूखी धरती के गर्म होने से शुष्क वाष्प बनती है जो धुएं जैसी होती है। इससे बिजली कड़कती है या तूफान आदि आते हैं। कभी कभी इससे पत्थर भी बन जाते हैं। सूर्य की गर्मी से जमीन के अंदर भी वाष्प बनते हैं, जहाँ वे पत्थर और धातुएं बनाते हैं। अरिस्टोटल पत्थर और धातुओं में भेद करते हुए कहते हैं कि पत्थर पिघलते नहीं हैं। सही बात है, पत्थर कहाँ पिघलते हैं, पर जो धातुएं हैं वो पिघलती हैं। उसी प्रकार जैसे पत्थर को पीटने से हम तोड़ भी सकते हैं, पर जो धातुएं होती हैं वो फैलकर पतली चद्दर बनती हैं। इसीलिए उनके अनुसार धातुओं में पत्थरों की तुलना में अधिक नमी और इसीलिए अधिक जल तत्व होता है। यहाँ तक हमने प्राचीन यूरोपीय विचारकों की चर्चा की। भारतीय सभ्यता में भी अत्यंत प्राचीन विकसित सभ्यता रही है और भारतीय चिंतकों और दार्शनिकों ने इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किया। इन विचारकों का जो निचोड़ यानी कंक्लूजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। ग्रीक विद्वान जहाँ 4 मूल तत्व की बात करते हैं, वहीं भारतीय विचारक कितने मूल तत्वों की बात करते हैं? 5। चलिए आइए जानते हैं। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के अतिरिक्त इन्होंने एक और मूल तत्व आकाश की कल्पना की। आकाश माने स्थान। 4 तत्वों को रहने के लिए स्थान तत्व भी तो आवश्यक है। इन 5 मूल तत्वों के 5 मूल गुणों की भी इन्होंने कल्पना की। नमी, सूखापन, गर्मी या ठंडक जैसे गुणों के स्थान पर उन्होंने मूल तत्वों के गुण बताए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है? ये 5 हमारी गुण यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अनुभूति हमें प्राप्त होती है। कान के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, आँखों के लिए रूप, भाई आँख है, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इससे हमें रंग रूप का आभास होता है। और जीभ के लिए रस, यानी हमें इससे टेस्ट प्राप्त होता है।
नाक के लिए गंध यानी हमें इससे स्मेल, सुगंधित वस्तुएं समझ में आती हैं। इन्होंने बताया कि सृष्टि के 5 मूल तत्वों में ये 5 गुण बड़े ही व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से स्थिर होते हैं। जैसे आपका आकाश है, आकाश माने शब्द, और वायु मीन्स बताया है इन्होंने स्पर्श, यानी स्पर्श किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। अग्नि यानी रूप, अब इसमें क्या होगा? कॉम्बिनेशन इसका शब्द और स्पर्श। अब जल क्या है? जल यानी रस, शब्द होगा और रस होगा और रूप। अब पृथ्वी क्या है? गंध। अब इसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपसे इजाज़त लेते हैं। आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।